हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक जनरल साइंस से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? क्या पूछा गया है कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन किसी भी पदार्थ का अपने वर्तमान स्वरूप से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। मतलब वर्तमान स्वरूप से चेंज हो जाना परिवर्तन कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी के अंदर है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन किसी भी वस्तु या पदार्थ के रंग, रूप, आकार और अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता, इसे हम वर्तमान स्वरूप से पूर्वावस्था में प्राप्त कर सकते हैं। और ऑप्शन बी के अंदर है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और ये एक स्थायी परिवर्तन है। इसे हम अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। मोमबत्ती जलना, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन है कि दोनों इस प्रकार का परिवर्तन क्यों होता है। जब मोमबत्ती जलती है तो सबसे पहले मोम पिघलता है। तो मोम का पिघलना अर्थात उसकी वर्तमान अवस्था में चेंज होना, उसके आकार में परिवर्तन होना, और आकार में परिवर्तन होना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन, जब मोम पिघलता है तो O2 उसके संपर्क में आती है। O2 के संपर्क में आने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों राइट हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्या पूछा गया है कि कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है लोहे में जंग लगना, और ऑप्शन बी है मैग्नीशियम रिबन का दहन, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है मोमबत्ती का जलना, और ऑप्शन डी में है मोम का पिघलना। तो रासायनिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जब जंग लगता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है कि O2 के संपर्क में आता है, नमी के कारण एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का दहन। जब मैग्नीशियम रिबन का को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अतः नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जब जलती है तो इसके रंग, आकार में परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। और
ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है मोम का पिघलना। सॉरी, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? क्या पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना। ऑप्शन बी के अंदर है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का जलना। ऑप्शन सी के अंदर है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। और ऑप्शन डी के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। तो वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम तार के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है कि गर्म करने पर प्लेटिनम तार का पिघलना। गर्म करने पर प्लेटिनम तार, प्लेटिनम एक उत्कृष्ट धातु होती है, अतः इसे गर्म करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता, प्लेटिनम तार ही रहता है, प्लेटिनम तार ही रहता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल क्या होता है? जिसके अंदर अम्ल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जल के अंदर अम्ल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जैसे कि नींबू का रस, इसकी पीएच 7 से कम होती है अम्लीकृत जल की। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गर्म करने पर प्लेटिनम तार का जलना। ये तथ्य भी एक विश्वसनीय है कि गर्म करने पर प्लेटिनम तार का जलना, कुछ बातों में ये रासायनिक परिवर्तन भी है, क्योंकि गर्म करने पर प्लेटिनम तार एक उत्कृष्ट धातु है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, गर्म करने पर प्लेटिनम तार ही रहता है ये। तो कुछ भी इसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों मान सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। सेब का काटना, जब हम सेब को काटते हैं तो उसमें सेब O2 के संपर्क में आती है, हवा से O2 के संपर्क में आने से उसका भूरा रंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है। पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से इसका भूरा रंग हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग होना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है जैविक परिवर्तन, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है रासायनिक परिवर्तन, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि सेब का भूरा रंग एक परिवर्तन हुआ है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, अतः एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे हम इसकी पूर्वावस्था में चेंज नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आकृति में परिवर्तन, ऑप्शन बी है रंग में परिवर्तन, ऑप्शन सी है नए पदार्थ का बनना, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है कि घनत्व में परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन क्या होता है? रंग, रूप, आकार और घनत्व में परिवर्तन करना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए पदार्थ का बनना। नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्प्रेरक का एक गुण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाता है, जबकि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ाता है उत्प्रेरक। तो देखते हैं कि उत्प्रेरक का एक गुण क्या है। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि यह स्थायी रूप से प्रतिक्रिया में भाग लेता है, यह प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी है कि यह प्रतिक्रिया को रोकता है, और ऑप्शन डी को में दिया गया है कि यह प्रतिक्रिया को उल्ट देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रतिक्रिया के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता को ही बढ़ाता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उत्प्रेरक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्प्रेरक का कौन सा गुण सही है? क्या पूछा गया है कि उत्प्रेरक का कौन सा गुण है जो सही है? तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है यह प्रतिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह प्रतिक्रिया को उत्पाद में बदलता है। ऑप्शन सी, यह प्रतिक्रिया को रोकता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। प्रतिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ाता है, यह प्रतिक्रिया को उत्पाद में बदलता है। उत्प्रेरक का सिर्फ इतना ही काम है कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक एक पदार्थ है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्प्रेरक के कारण सक्रियण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा किसी भी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा, किसी भी पदार्थ की वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि उस पदार्थ के लिए आवश्यक हो, किसी पदार्थ की न्यूनतम ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है उत्प्रेरक की वजह से? ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटना है, ऑप्शन सी है परिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया शून्य हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करता है ताकि उत्पाद में बढ़ोतरी हो सके, उत्पाद में ज्यादा से ज्यादा अभिकारक भाग ले सके। इसलिए क्या करता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। घटाता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है कि कौन सा उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कि कौन सा उत्प्रेरक है जो हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया के अंदर प्रयुक्त होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का योग होना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी है निकल, और ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कि पोटेशियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर निकल हो जाएगा। निकल क्यों? निकल हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया में क्यों प्रयुक्त होता है? निकल प्रतिक्रिया दर अधिक होती है और ये अभिक्रिया की दर को, तापमान को कम करता है और दबाव को भी कम करता है।
और कार्बनिक अभिक्रियाओं में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अतः निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रियाओं में कार्बनिक अभिक्रियाओं का मुख्य रोल होता है। तो इसका राइट आंसर निकल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उत्प्रेरक है जो अमोनिया संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? क्या पूछा गया है कि कौन सा उत्प्रेरक है जो कि अमोनिया संश्लेषण। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अमोनिया संश्लेषण क्या है। अमोनिया संश्लेषण, अमोनिया का संश्लेषण करने की एक विधि होती है जिसे हेबर विधि के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है तांबा और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की प्रतिक्रिया दर अधिक होती है और ये टेम्परेचर को कम करके, दबाव को भी कम करके अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम उत्प्रेरक किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन बी विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया जैव उत्प्रेरक और ऑप्शन डी में है अशोधित उत्प्रेरक। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि समांगी उत्प्रेरक क्या होता है। समांगी उत्प्रेरक क्रियाकारक और अभिकारक, क्रियाकारक या फिर अभिकारक एक ही चीज है दोनों, क्रियाकारक या अभिकारक की प्रावस्था में चेंज होता है, समान रहती है प्रावस्था। किसी भी पदार्थ में अगर इसका यूज हो समांगी उत्प्रेरक का, तो इसके क्रियाकारक और उत्पाद में समान अवस्था रहती है, कोई बदलाव नहीं होता। और विषमांगी में उत्पाद और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग होते हैं, उत्पाद और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक में। और ऑप्शन सी में जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक क्या है? ये जैविक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं, जैविक अभिक्रियाओं में इसका यूज होता है। जैव उत्प्रेरक इसका राइट आंसर होगा जैव उत्प्रेरक। ये एंजाइम उत्प्रेरक में प्रयोग होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों में जैव उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है। अशोधित उत्प्रेरक क्या होते हैं? जिनका पूरी तरह से शोधन ना हो, जो कि अशुद्ध मात्रा में होते हैं, जैसे कि गुड़ और चीनी का मिश्रण। गुड़ एक अशोधित उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जैव उत्प्रेरक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के उत्प्रेरक में एक ही चरण में क्रियाशील पदार्थ और उत्प्रेरक होते हैं? एक ही चरण में क्रियाशील उत्पाद और उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है जैव उत्प्रेरक और ऑप्शन डी में है अशोधित उत्प्रेरक। तो किस प्रकार के उत्प्रेरक में एक ही चरण में क्रियाशील पदार्थ और उत्प्रेरक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। एक ही चरण में क्रियाशील पदार्थ, इसका राइट आंसर होगा समांगी। क्या पूछा गया है कि एक ही चरण में, यानी दोनों समान रहेंगे क्रियाशील पदार्थ और उत्प्रेरक। इसका राइट आंसर होगा समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि वे स्वतंत्र अभिक्रियाएं हैं। ऑप्शन बी, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑप्शन वे एक ही पदार्थ में होते हैं। ऑप्शन डी है वे रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तत्व इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरा तत्व प्राप्त करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है। एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा प्राप्त करता है। एक तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है और दूसरे को प्राप्त हो जाता है।
तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया कौन सी होगी? एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटना। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया अपघटनीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी है कोई नहीं। पदार्थ का छोटे सरल अणुओं में टूटना अपघटनीय अभिक्रिया है। अपघटनीय अभिक्रिया में बड़े और जटिल पदार्थों को छोटे सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अपघटनीय अभिक्रियाएं। विस्थापन के अंदर क्या होता है? विस्थापन में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पदार्थ में उपस्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन को का विस्थापन कर देता है। मतलब क्रियाशील इलेक्ट्रॉन होता है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का विस्थापित कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, उसे विस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का दान होता है, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नया पदार्थ किससे बनता है? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि कोयले के दहन से, ऑप्शन बी है मक्खन के पिघलने में, ऑप्शन सी है कपूर के दहन में, और इनमें से एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोयले के दहन से, कोयले का जब दहन होता है तो CO2 गैस बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन के पिघलने में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोयले के दहन से CO2 गैस बनती है तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। नए पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मक्खन के पिघलने में क्या होता है? मक्खन का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ठोस से तरल में चेंज हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, तो भौतिक परिवर्तन। कपूर के दोहन से कपूर जलता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इससे नया पदार्थ नहीं बनता। कपूर के दहन से नया पदार्थ नहीं बनता।